अब एक वो बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसीजन जो मैं आपसे जिक्र करता था, ये मद्रास हाईकोर्ट का डिसीजन है सालेम श्री राम विलास चिट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 114 टैक्समैन.com 492 मद्रास। और इसके कुछ पैरा मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए हैं, वो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत हेल्पफुल है ये। और इसमें जो गाइडलाइन दी गई है वो एसएससी और डिपार्टमेंट दोनों के लिए गाइडलाइन दी गई है। मैं सारा नहीं पढ़ रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन पे पूरा डिसीजन रिप्रोड्यूस्ड है वर्बेटिम। अब देखिए मैं केवल पैरा 17 की कुछ बातें पढ़ रहा हूँ जो बोल्ड पोर्शन है कि हाउर द असेसमेंट प्रोसीडिंग कमेंस्ड मच लेटर। इसमें यह कहा गया कि असेसमेंट प्रोसीडिंग अगर बहुत ज़्यादा अगर डिपार्टमेंट लेट करेगा तो फिर एसएससी को कहाँ टाइम रहेगा, वो इतने टाइम लिमिट में हो ही नहीं पाएगा। जो बात मैं आपसे पहले कह रहा था कि इनको भी टाइम से इसको इनिशिएट करना चाहिए ताकि समय रहते लिमिटेशन जो सेक्शन 153 दी है उसके तहत इसको कंप्लीट कर दिया जाए। और पैरा 18 में उन्होंने नसीहत कुछ एसएससी को भी दी है और उन्होंने कह दिया कि अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फेस टू फेस इंटरेक्शन वाली स्कीम तो खत्म कर ही दी है, तो अब एसएससी से ये उम्मीद की जा सकती है, यहाँ पिटिशन का मतलब एसएससी से, कि वो अपने स्टैंड को बहुत क्लियरली अब एक्सप्लेन करेगा राइटिंग में, ताकि असेसिंग ऑफिसर को जो वो कहना चाहता है उसके समझ में आ जाए। असेसिंग ऑफिसर कम टू एन ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन ऑन फैक्ट्स बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड अलोन। जो रिकॉर्ड में जो फैक्ट्स हैं उस पर वो कंक्लूजन कर सके, ऐसा करना चाहिए। तो कुल मिला के अब सारा मामला अब हमारे पे आ जाता है। तो अब वो दिन भूल जाएं आप, जब आप ये सोचते हैं या आपके वकील साहब सोचते हैं कि साहब ये असेसिंग ऑफिसर अपना ही मिलने वाला है, भाईबंद है, ये है, उसको हम मैनेज कर लेंगे, पैक कर लेंगे और हम चाहे जैसे असेसमेंट करा देंगे। और असेसिंग ऑफिसर भी तैयार रहता था कि दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन हुआ करती थी। तो गोज आर द डेज, अब उनको भूल जाएं। और अब सारी सक्सेस आपकी डिपेंड करेगी कि आपके काउंसिल असेसी खुद अगर कर रहा है तो खुद, या आपने कोई काउंसिल का हायर कर रखा है तो वो कितना तरीके से अपनी कितनी प्रोफेशनल स्किल, उसकी कैपेबिलिटीज को काम में लेते हुए वो एक्सपेंशन दे रहा है, सबमिशंस कर रहा है और राइटफुल मैनर में कर रहा है और टाइम को ध्यान में रखते जहां जहां लीगल ऑब्जेक्शन को लेने वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो इन अदर वर्ड्स अब जो हमारे प्रोफेशनल ब्रदर का है वो रोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आपकी सक्सेस अनसक्सेस, आपका बहुत बड़े एडिशन होना नहीं होना, टू ए ग्रेट एक्सटेंट मैं आपको बता दूं साथियों, ये हमारे प्रोफेशनल ब्रदर पे इसका उनके कंधों पे दायित्व आ गया है। उन्हें अपने आप को इक्विप करना चाहिए, अपने आप को गियर अप करना चाहिए, ड्राफ्टिंग स्किल सीखनी चाहिए, लीगल पैंतरेबाजी जो टैक्ट वाला मैंने आपको 30 बताया था उस पर हमें कमांड करना चाहिए, जुडिशियल गाइडलाइन हमारे को ध्यान में रखनी चाहिए और वो भी पुरानी नहीं, लेटेस्ट। और इम्पॉर्टेंटली आंख मीच करके हमें साइटेशन ठोकने नहीं चाहिए कि साहब अधिकारी महोदय लो साहब ये 3 सुप्रीम कोर्ट और 3 राजस्थान हाईकोर्ट और 2 ये जयपुर ट्रिब्यूनल। नहीं, आपको पहले फैक्ट मास्टर करना है, उसके बाद देखना है कि लगेगा कम से कम केसेस दें और वो केस जो फिटेस्ट आपके बैठते हो गिवन केस के फैक्ट्स पे वो लगाएं। तो मैं फिर रिपीट करूंगा, फैक्ट्स कम फर्स्ट, लॉ कम लेटर। तो ये वो पहले वाले 2 टी हैं। अब कुछ मैंने बहुत ब्रीफली मैंने वैसे इसमें ड्राफ्टिंग की टिप्स डाली है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं कि कुछ समय बहुत जल्दी मैं एक और यूट्यूब वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं ये सारी ड्राफ्टिंग स्किल्स का, ये जो सारी बातें बोल रहा हूं मैं, उस पर मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दूंगा और यूट्यूब वीडियो भी दूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आप उसको इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे, पसंद करेंगे। फिलहाल के लिए ये जो छोटी टिप्स पैरा 19.2 में दे रखी है उसको ध्यान से पढ़ें, जिसमें मैंने कहा है कि अटमोस्ट केयर आप लें। यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप उसको समझाना है, केवल आपको उठा के लिख के 10 लाइनें। मेरे प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस के दौरान ऐसे पर कई बार मौके आए जहाँ पे विद ऑल रिस्पेक्ट 10-20 साल तक जो किए हुए प्रोफेशनल ब्रदर थे और जब हमने ट्रिब्यूनल में अपील हमने आर्ग्यू करने के लिए उनके सबमिशन नीचे से ऊपर मंगाए पढ़ने के लिए, तो कई बार तो हमें बड़ा भारी पड़ा उनको समझना कि वो आफ्टर वकील साहब कहने क्या चाहते हैं। हम खुद नहीं समझ पा रहे थे तो अपीलेट अथॉरिटी क्या समझ पाएगी। आप ये देखें कि आप जो कहना चाहते हैं वो सामने वाला समझ भी पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, ये आप अपने सामने क्वेश्चन रखें और उस क्वेश्चन को अपने को ध्यान में रखते हुए, उस स्थिति को ध्यान में रखते आप उनको समझाएं, खाली लिख के नहीं छोड़ें। आपको मेयर राइटिंग ए लेटर नहीं है, यू हैव टू मेक हिम अंडरस्टैंड, उसको समझाना पड़ेगा। आपको थोड़ा एलोबरेट भी हो सकता है, एग्जाम्पल भी आपको सुटेबल देने पड़ेंगे, एविडेंसेस भी रेफर करने पड़ेंगे, एविडेंसेस को साथ साथ लगाना भी पड़ेगा और सुटेबली आप उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि एनेक्जर 1 2 3 4 5 में कहाँ है। और मैं यहाँ सजेशन करूंगा कि बजाय आप एनेक्जर 1 2 3 4 5 और उन एनेक्जर 1 के अंदर इनर नंबर चल रहे हैं, एक एनेक्जर आपने 5 लगाया उसमें उसके खुद के 50 हो गए, एक आपने 6 लगाया उसको 100 पेज हो गए, फिर आप कह रहे हैं एनेक्जर 5 का 100वां पेज। नो, बेटर एडवाइजेबल ये है कि आप एक पेपर बुक बनाएं विद इंडेक्स और पूरी कॉन्जिक्यूटिव पेपर बुक बनाएं, 1 से लेकर 1000 तक नंबरिंग जाने दें और आप कह देंगे फला पेज नंबर 525 पे मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो सपोर्ट हो रहा है, लाइक दिस। तो आपका भी समय बचेगा, सामने वाला आदमी इरिटेट नहीं होगा। इरिटेशन को अवॉइड करना है, अगर ज़्यादा मोर ही विल गेट इरिटेटेड एंड मोर ही विल स्टॉप अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू वांट टू से। उन्हें समझना ही बंद करेगा, उससे दिमाग काम करना बंद कर देगा
चलिए, फिर रिप्लाईज को कंप्लीट करिए, एक एक क्वेरी का पूरा जवाब दीजिए, पैरा एक एक क्वेरी लिखिए, पहले क्वेरी को रिप्रोड्यूस करिए और उसका जवाब दे दीजिए। जैसा आपका केस है उसके हिसाब से आप करिए। ट्रेडिंग एडिशन है तो पास्ट हिस्ट्री रिलेवेंट है। अगर आपका जीपी डाउन हो रहा है उस पर क्वेरी है तो आप उसको जस्टिफाई करिए, और जो बातें आप कह रहे हैं उनको सपोर्ट करिए। खाली ओरल गप्पे मारने से कुछ नहीं होगा। आप उसका जो सुटेबल जो भी अवेलेबल मटेरियल है उसको लगाइए पेपर में, उसको रेफर करिए ताकि एविडेंसेस पूरे आ जाएं, बाद में आपको नए एविडेंस नहीं देने पड़े। केस लॉ सुटेबली जहाँ सीबीडी सर्कुलर साइट करने हैं साइट करिए, रेलेवेंट प्लेस पे केस लॉ साइट करिए। एक इंपॉर्टेंट बात है लीगल ऑब्जेक्शंस। लीगल ऑब्जेक्शंस आप देते ही नहीं है। अब सेक्शन 292 आ गया आपका, डबल बी, और वो ये कहता है कि अगर आपने लीगल ऑब्जेक्शन नहीं लिए तो यू आर द ऑड मैन आउट। अगर समय पे नहीं लिया, आपने कहा भाई सर्विस मेरे पे नहीं हुई और ये आपने नहीं किया और आप यू कंटिन्यूड पार्टिसिपेटिंग इन दी असेसमेंट प्रोसीडिंग, आप जाते रहे, ये साहब बुरा मान जाएंगे। असेसमेंट आपने करा लिया तो वो कहेगा साहब सर्विस का ऑब्जेक्शन गया। अर्लीस्ट पॉसिबल पे आपके ऑब्जेक्शन जैसे कि जुरिसडिक्शन पे है, ठीक है, जुरिसडिक्शन अब लेस हो गया तो अब नहीं है। पहले जैसे टेरिटोरियल में सेक्शन 124 में आया करते थे और अभी भी आपके पेनल्टी में आएंगे नहीं, या जब पेनल्टी होगी तो भी टेरिटोरियली ऑफिसर कर रहा है आपका। तो अगर आपको जुरिसडिक्शन को चैलेंज करना है, किसी भी कारण से करना है, टेरिटरी कारण करना है, या आपको लगता है कि 148 में है या ये रीजन रिकॉर्डेड नहीं है या थर्ड पार्टी है, वट एवर, तो आपको अर्लीस्ट अवेलेबल किचन पे रीजंस आपके ऑब्जेक्शंस को ब्लैक एंड व्हाइट में राइटिंग में मेल पर डाल देना चाहिए। वो पैरावाइज सबमिशन बनना चाहिए, रेफरेंस का हवाला देना चाहिए डिटेल में। ये सब बातें मैं कर चुका हूँ। जहाँ पे जरूर आप सम्मन भी करें। कई बार ऐसा होता है कि आपके पीठ पीछे बयान ले लिया उन्होंने और वो बयान आपके काम में ले रहा है, असेसिंग ऑफिसर आपको मौका नहीं दे रहा, तो सबसे पहले तो आप एक स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करें ब्लैक एंड व्हाइट में कि लुक असेसिंग ऑफिसर और असेसमेंट यूनिट यू हैव, और एनईएसी को एड्रेस करेंगे ऑफकोर्स यहाँ तो कि साहब ये बयान आपने लिए मेरे पीठ पीछे और आपने इसको मेरे अगेंस्ट काम में ले रहे हैं, तो पहला तो उस बयान की पूरी कॉपी मुझे वर्बेटम पूरा उसका एक्सट्रैक्ट नहीं, कंप्लीट मुझे स्टेटमेंट सप्लाई किए जाए, और दूसरा मुझे उसका मौका दिया जाए कि मैं क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकूं, और तीसरा ये सब स्पेसिफिकली लिखें ताकि आदमी को समझ में आ जाए कि हमें कहना चाहता हूँ, गोल नहीं लिखें। और लास्टली ये लिखें कि इसमें होने वाला कोई भी खर्चा जो होगा, अगर विटनेस को दोबारा बुलाना पड़ेगा और उसका कोई खर्चा होगा, कॉपिंग फीस होगी, तो उसका खर्चा मैं दूंगा। उसको बोलते हैं डाइट मनी, या डाइट मनी या इंसिडेंटल एक्सपेंसेस बियर करेंगे। आई एम रेडी टू बियर दोज एक्सपेंसेस, आप मुझसे ले लें। इतना जब आप करेंगे तब जाकर के आपको हेल्प मिलेगी। आप आंख बीच के उठा करके कोई भी दुनिया भर के डिसीजन है आपको सपोर्ट करने के लिए, तो यहाँ पे आप कहेंगे साहब हम अंडमान टिम्बर है यहाँ पे, तो अंडमान टिम्बर मेरी हेल्प लिया जाएगा। पर अंडमान टिम्बर निकालेंगे पहले आप ये देख लेंगे आपने कोई रिक्वेस्ट करी थी कि नहीं करी थी। खुद हम अंडमान टिम्बर में भी कोर्ट ने नोटिस किया इस फैक्ट को कि देयर वाज ए स्पेसिफिक रिक्वेस्ट मेड बाय दैट असेसी इन दैट केस, और बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली दैट रिक्वेस्ट मेड बाय द असेसी वाज नॉट एक्टेड अपॉन बाय द डिपार्टमेंट बाय द असेसिंग ऑफिसर। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था। तो ये आप अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे जब जाके आप केस लॉ को अप्लाई कर पाएंगे। चलिए, रिपीटेशन को अवॉइड करें, अपनी बात प्रिसाइसली कंसाइसली कहें, बहुत लंबी थीसिस टाइप नहीं लिखें, लेकिन जरूरी बात जो आनी है वो आ जाए। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी रिप्लाई आप डालें वो अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से अकाउंट से ही डालें। मैं ये पहले बता चुका हूँ, नहीं तो वो रिप्लाई आपका खड्डे में जाएगा, ऑल विल गो इन वेन, और अल्टीमेटली बिना उस जवाब को लिए आपका असेसमेंट यूनिट आपका असेसमेंट ठोक देगा, एडिशन बड़े बड़े कर देगा, फिर आप अपीलों में समझाते रहिए। चलिए, मेरी पीपीटी में और बहुत डिटेलिंग मैंने इसमें डाल रखी है, आप उसको देखिए। एक डिस्क्लोजर पूरा करेक्ट करें सबमिशन में। हाँ, एक बात और बता दूं आपको, पहला स्टार्टिंग पॉइंट अब आपको ये मान लीजिए ई असेसमेंट में रिटर्न फाइल करने से शुरू हो जाएगा, तो आपका जो रिटर्न आप भर रहे हैं वो करेक्टली हो भरें। इट शुड बी करेक्टली फुल्ली एंड ट्रूली फिल्ड इन, मस्ट कंटेन ऑल द रिलेवेंट डिटेल्स, क्योंकि अगर कोई वहाँ पे कमी रही तो ऑटोमेटेड जो सिस्टम है उससे आपका केस जो है सिलेक्शन और स्क्रूटनी में आ जाएगा, और नहीं भी आया तो कम से कम आपके ह्यूज एडिशन हो जाएंगे। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लूँ, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट का हमने रिटर्न भरा, और जब रिटर्न भरा तो प्रॉपर प्लेस पे हमने ये डिटेल नहीं डाली कि वो फला ट्रस्ट ट्वेल्वे में रजिस्टर्ड है, वाइट सच एंड सच डिटेल। अब वो जब डिटेल नहीं डली तो उसका ये हुआ कि वहाँ जब सीपीसी में सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर में गया तो उनको वो डिटेल मिली नहीं कि ये ट्रस्ट रजिस्टर्ड है नहीं 12 में, और सेक्शन 11 का बेनिफिट जो है आप जानते हैं उस पर ही डिपेंडेंट है। उन्होंने लेके वो सेक्शन 11 का बेनिफिट पूरा हटा दिया, विद द रिजल्ट की सारी इनकम जो हमने डिक्लेयर करी वो टैक्सेबल कर दी। तो ये आप इस पर बहुत ध्यान रखें। इस पर एक मैं आपकी जानकारी बता दूं कि सीबीडीटी ने एक सर्कुलर नंबर 26/19 26/2019 है, 26/9/19 डेटेड का, उसमें FAQ के फॉर्म में फ्रिक्वेंटली आंसर क्वेश्चन में दे रखा है, उसको जरूर पढ़ें। एक आपका दिन वाला इंपॉर्टेंस बहुत है, ये आपको ध्यान है। कुछ समय पहले 1/10/19 से एक नई स्कीम लॉन्च की गई थी। डिपार्टमेंट से आने वाला हर कम्युनिकेशन, चाहे वो नोटिस हो, ऑर्डर हो, कुछ भी हो,
उस पर नेसेसरीली असेंशियली एक दिन का मेंशन होना मीन्स कंप्यूटर जनरेटेड डिजिटल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा 19.8 पैरा में, वो होना ज़रूरी है। और उसके लिए एक सर्कुलर है नंबर 19/2019, ये जरूर देख लें आप, जो 14/8/19 का है। इसमें प्रोविजन ये किया गया है कि अगर डिन आपके आने वाले कागज पे नहीं है, चाहे वो नोटिस हो, वैधानिक नोटिस हो, चाहे वो वैधानिक ऑर्डर हो, और वो अवैधानिक हो जाएंगे, इलीगल हो जाएंगे, इनवैलिड हो जाएंगे, जैसे आपको मालूम पड़ेगा कि उस पर डिन नंबर नहीं है, तो एक बहुत बड़ा हथियार है। आप इंश्योर करें कि वो इस पर हो जरूर मेंशन। ये बेनिफिट्स आपको सबको मालूम है, मैंने दे रखे हैं। बेनिफिट्स के बारे में आगे मैंने बोला है। एक तो ईज़ ऑफ कंप्लायंस है, आप घर पे बैठे, ऑफिस बैठे, जहाँ बैठे हैं, आपके पास अपना लैपटॉप है, और इवन मोबाइल भी वहाँ भी हो जाएगा, लेकिन बेटर एक कम से कम एक लैपटॉप हो तो आप अपना असेसमेंट का काम पूरा कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी डेफिनेटली आएगी, एफिशिएंसी आएगी, और सबसे बड़ी बात एक ह्यूमिलिटी जो आपको होती थी कॉरिडोर, डिपार्टमेंट के कॉरिडोर्स में आप घंटों तक उनकी गलियों में बैठे हैं, कमरे के बारे में बिल्कुल पियोन बन के बैठे हैं, वहाँ बैठने की व्यवस्था भी इतनी शबीर गंदी है कि असेसिंग ऑफिसर अपने बाद एक टेबल रखेगा, आप चाहे वकील हो, चाहे असेस कोई भी हो, लाड साहब हो, आप करोड़पति हो, बैठोगे तो आप पियोन की कुर्सी पे। और अगर असेसिंग ऑफिसर का रिवेंजफुल है, आपसे बदला लेना चाहता है, तो वो 4 घंटे बिठाएगा ताकि उसकी आत्मा को तृप्ति मिले, वो आपको ह्यूमिलेट करेगा। तो कम से कम अब ये सब मामले आपके ख़त्म हो जाएंगे। मेट्रोज़ में, जयपुर में तो चलो लगता है, इतना नहीं लगता। मेट्रोज़ में आप दिल्ली बॉम्बे में जहाँ जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, पूरा दिन ही ख़राब हो जाता है आपका। एक दिशा में आप जा रहे हैं, असेसिंग ऑफिसर नहीं है, घंटों बैठे हैं, और जयपुर में भी आ रहे हैं तो डिस्टेंसेस से आपका टाइम लग रहा है, यू वुड बी एबल टू सेव इट, और वो आपका खर्चा हो रहा है पेट्रोल का, डीजल का, तो बहुत अच्छा है ये। तो ये कई बेनिफिट है, और भी कई बेनिफिट है, साथ साथ कमियां भी है जो हम कर चुके हैं। कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज एंड सजेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने मेरे पीपीटी डाले थे, तो इसमें है अवेलेबल, वो आप इसको पढ़ लें। तो ये अल्टीमेटली कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन जरूरत ये है कि हम भी बहुत सावधानी रखें, और सरकार भी क्लैरिफिकेशन टाइम टू टाइम देती रहे, जो सजेशन हमने दिए हैं वो यूज़फुल अगर लगे तो उनको इम्प्लीमेंट करें। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है कि ई असेसमेंट स्कीम के बारे में मैं आपको हर तरह की छोटी बड़ी बातें आपको बताऊं, उसमें क्या कमियां हैं, क्या उसमें हमें सावधानियां रखनी चाहिए, क्या टिप्स हमें रखना चाहिए, ये सारी मैंने चर्चा आपसे पूरी विस्तृत रूप से करी है। आशा आपको पसंद आएगी। मैंने ई अपील के बारे में, ई पेनल्टी के बारे में आपको बताया, इश्यूज़ भी मैंने डिस्कस किए हैं, आपके क्वेश्चन आंसर भी मैंने जो पॉसिबल हैं संभावित शंकाएं उनको दूर करने की कोशिश करी है। लेकिन फिर भी आपका स्वागत है, आप हमारे चैनल के नीचे जो चैट बॉक्स है उसमें डिस्क्रिप्शन में आपका स्वागत है। इससे सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है तो आप लिखें, बहुत साफ से लिखें। आप देखिए यहीं से शुरू कर दें, क्वेरी भी जब आप रेज करें तो क्लैरिटी से भेजें, ताकि मैं जो मुझे क्वेरी का आंसर देना तो मुझे समझ आए क्वेरी क्या है। तो यहीं से आप ड्राफ्टिंग स्किल को बढ़ाने की कोशिश करें, और साफ शब्दों में कंप्लीटनेस के साथ क्वेरी अपनी मुझे भेजें। मैं आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, क्षमता है, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा मेरी अपनी राय के मुताबिक। तो फिर मैं एक बार लास्ट में दोबारा आपसे ये अनुरोध करते हुए कि अगर आपको हमारे YouTube वीडियो पुराने वाले पसंद आ रहे हो, नया भी ये पसंद आया हो, तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाएं। अपने सजेशंस, वैल्यूबल सजेशंस, फीडबैक जो भी हैं वो सब चैट बॉक्स में दें, बजाय मुझे ईमेल और व्हाट्सएप पे भेजने के। कोई और कारण हो गया और आपने भेज भी दिया हो तो उठे वहाँ से उठा के मेरे को यूट्यूब वाले चैट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।